हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर फाइन। बच्चों, आज हमारा एक अहम मुद्दा स्टार्ट होने वाला है जिसको हम लोग कहते हैं प्रेशर। ये प्रेशर को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पूरे चैप्टर में हमको प्रेशर 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 ही करना है, हमको प्रेशर ही निकालना होता है मैक्सिमम टाइम्स। तो हम लोग को प्रेशर को समझना ज़रूरी है। तो आज के लेक्चर में मैं आपको प्रेशर समझाऊंगा, उसके बाद प्रेशर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आपको मैं करा दूंगा जो एनसीईआरटी में दिए हैं और जो आपकी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में जो यूज़ योर ब्रेन पावर वाला प्रॉब्लम है वो करवा देता हूँ मैं। इसके अलावा हम डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, ये नहीं दिया गया है। आई थिंक बोर्ड वाले सोच रहे हैं कि वो बच्चे केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, मैं उसको भी बता दूंगा आपको कि डेंसिटी क्या है, रिलेटिव डेंसिटी क्या है। तो ये बेसिक चीज़ें आज हम लोग करेंगे। तो इसके बाद के लेक्चर में हम लोग जो है वेरिएशन ऑफ प्रेशर पे जाएंगे। ठीक है, तो आइए आज हमारा मुद्दा क्या है उस पर हम लोग चलते हैं। हमारा मुद्दा आज का है प्रेशर। क्या मुद्दा है आज का हमारा? प्रेशर। तो प्रेशर क्या चीज़ होती है, किसको कहते हैं प्रेशर? प्रेशर होता है बच्चों परपेंडिकुलर फोर्स, इसको कहते हैं थ्रस्ट। परपेंडिकुलर फोर्स का और एक नाम क्या है? थ्रस्ट। परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया जो परपेंडिकुलर फोर्स लगता है हम उसको प्रेशर बोलते हैं। क्या मतलब हुआ? आइए मैं आपको सिचुएशन समझाता हूं कि क्या है बेसिकली। कि हमारे पास मान लीजिए कि एक एरिया है और मैं उस पर क्या करता हूं, तीन तरीके से फोर्स लगाता हूं। ठीक है, ये एरिया है, मतलब सब सेम ही है, एरिया का ये तीनों के तीनों, और तीन तरीके से मैं क्या करता हूँ उस पर फोर्स लगाता हूँ और मैं आपसे कहता हूँ कि तीनों सिचुएशन में आप क्या करो, मुझे प्रेशर लिख करके बताओ। ठीक है ना? चलो भाई देखो, तो पहले सिचुएशन में मैं ऐसा फोर्स लगाता हूँ, यानी क्या, ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ पहली सिचुएशन में। दूसरी सिचुएशन में मैं क्या करता हूँ, ऐसे फोर्स लगाता हूँ, यानी क्या कर रहा हूँ मैं, ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ सरफेस पे। ठीक है ना? क्लियर है? मैं इस तरीके से क्या कर रहा हूँ, दूसरी सिचुएशन में फोर्स लगा रहा हूँ। पहली सिचुएशन में ऐसे फोर्स लगाया, दूसरी सिचुएशन में क्या कर दिया, ऐसे फोर्स लगाया। ठीक है, और तीसरी सिचुएशन में क्या करता हूँ, ऐसे फोर्स लगाता हूँ ये डायरेक्शन में। क्लियर हो गया? बात समझ में आ रही है? तो पहली सिचुएशन में ऐसे फोर्स लगाया, दूसरे में ऐसे लगाया, तीसरे में ऐसे लगाया। आपको ये पता है कि प्रेशर क्या है? परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो पहली सिचुएशन में जो मैं प्रेशर लिखूंगा वो क्या लिखूंगा, फोर्स तो ऑलरेडी क्या है, एरिया को परपेंडिकुलर, तो ये फोर्स आ गया। डिनोमिनेटर में क्या है, एरिया का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी कहीं कहीं पे मानी जाती है। जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करेंगे तो एरिया को वेक्टर मानेंगे वहां पर। समझ आ गया? क्लियर है? तो याद रखिएगा यहाँ पर एरिया वेक्टर नहीं है, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया है। समझ आ गया? क्लियर है? चलो भाई, फोर्स का भी सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया है हमने। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया हमारा, फोर्स तो ऑलरेडी क्या था, परपेंडिकुलर था। सेकंड केस में क्या करेंगे, अब मुझे क्या करना है, सेकंड केस में प्रेशर लिखना है। तो सेकंड केस में प्रेशर कैसे लिखूंगा? क्या मैं लिख दो F अपॉन ए? रॉन्ग हो जाएगा, आप ऐसे नहीं कर सकते। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखो, ये जो फोर्स लग रहा है, जो एक्चुअल फोर्स लग रहा है वो सरफेस को परपेंडिकुलर नहीं है, उसने कुछ ना कुछ एंगल बनाया है सरफेस के साथ में। तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको एक इसके कंपोनेंट करने पड़ेंगे। एक ये कंपोनेंट करेंगे आप और एक ये कंपोनेंट करेंगे। समझ आ गया? ये सरफेस के पैरेलल है तो उसको बोलेंगे F पैरेलल, ये सरफेस के परपेंडिकुलर है इसको बोलेंगे F परपेंडिकुलर। तो जब आप प्रेशर निकालेंगे तो आप F को इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप F पैरेलल को इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप इस्तेमाल करेंगे F परपेंडिकुलर को, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला ही वो है, F परपेंडिकुलर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया। समझ आया? ये गड़बड़ नहीं करना कि आपने F अपॉन एरिया लिख दिया, ये फोर्स सीधा उठा के यहां डाल दिया, रॉन्ग हो जाएगा। आपको अगर फोर्स दिख रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर फोर्स इंक्लाइंड है तो आपको उसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा जो सरफेस को परपेंडिकुलर है। समझ आई बात? क्लियर है? चलो भाई, तीसरे केस में बताइए प्रेशर कैसे लिखेंगे। क्या F अपॉन ए आएगा? नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। आपको अभी भी क्या करना है, इसके दो कंपोनेंट करने हैं। ये क्या है, F पैरेलल, ये क्या है, F परपेंडिकुलर। तो आपका ये वाला कंपोनेंट यहाँ पुट करना है, F परपेंडिकुलर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो इस तरीके से जो आपका प्रेशर है वो प्रेशर क्या है, वो प्रेशर होता है परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है प्रेशर? परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। ये बहुत अच्छे से आपको क्या करना है, याद रखना है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो ये आपका मैंने क्या कर दिया, क्लियर कर दिया कि आपको जब प्रेशर लिखना है तो आपको फोर्स का कौन सा कंपोनेंट लेना है। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब इसका क्या करते हैं हम लोग, यूनिट डायमेंशंस और उसके और चीज़ों के बारे में इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, स्केलर है, वेक्टर है, वो भी बता देता हूं मैं आपको। आइए, तो सबसे पहले फॉर्मूला तो आपको समझ में आ ही गया होगा।
तो आपकी जो टेक्स्ट बुक है, स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक है, वो इस चीज़ को मिस कर रही है, वो प्रॉपरली नहीं बता रही है आपको। प्रॉपरली जब आप फॉर्मूला लिखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे, एफ अपॉन एरिया नहीं, आप क्या लिखेंगे, एफ परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। अगर वर्ड्स में लिखेंगे तो क्या लिखोगे, थ्रस्ट अपॉन एरिया। समझ में आ गया, यहाँ पर भी मॉड लगा देना, क्लियर है। थ्रस्ट यानी क्या, परपेंडिकुलर फोर्स को क्या कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं। तो ये एक्चुअल क्या है, आपके प्रेशर का फॉर्मूला है। अब मुझे बताइए, थ्रस्ट तो फोर्स है, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, और एरिया का क्या होगा, मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ आ गया। इसी को शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं, पास्कल कहते हैं। समझ आ गया, क्लियर है। तो याद रखिएगा कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल दोनों एक ही चीज है। समझ में आ गई बात, क्लियर है। ये दोनों के दोनों कौन सा यूनिट है, एसआई यूनिट है। समझ में आ रही बात, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। और अगर सीजीएस यूनिट होगा तो बताओ क्या लिखोगे, सीजीएस अगर होगा तो सीजीएस यूनिट, तो अगर सीजीएस यूनिट लिखना है तो क्या होगा, न्यूटन का क्या हो जाता है, डाइन, और डिवाइडेड बाय क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, सीजीएस यूनिट हो गया। तो एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट दोनों आपको बता दिया मैंने। इसके बाद आपको क्या करने हैं, इसके डायमेंशंस लिखने हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। डायमेंशंस कैसे लिखता हूँ, और भी इसके यूनिट होते हैं वो भी बता दूं मैं। जैसे बार होता है, टॉर होता है। बार बता देता हूँ, 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। ये याद कर लोगे तो बेहतर है। 1 बार इज इक्वल टू क्या होता है, 10⁵ पास्कल। ठीक है ना। डायमेंशंस भी यही बता देता हूँ। डायमेंशंस कैसे लिखोगे, डायमेंशंस क्या है, फॉर्मूला देखो ना, फोर्स अपॉन एरिया है। फोर्स के डायमेंशंस क्या होते हैं, बोलो जल्दी से, जल्दी बोलो, m1 L1 T-2। फोर्स के याद कर लो, और इसके क्या होंगे, L2, ये दोनों कैंसिल हो गए तो क्या बचेगा, m1 L-1 T-2। समझ आया, क्लियर है। तो उसके डायमेंशंस क्या होंगे, m1 L-1 T-2। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, याद रहना चाहिए आपको। फोर्स की याद कर लो, इंपॉर्टेंट डायमेंशंस है ये। ठीक है। तो प्रेशर के बारे में जितनी चीजें हैं वो बता दी। और एक चीज, स्केलर है या वेक्टर है, तो याद रखिए आपकी बुक के हिसाब से उसको स्केलर ही कहेंगे। इवन एनसीईआरटी भी क्या कह रहा है, स्केलर कहता है उसको। एनसीईआरटी भी क्या कहता है, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। समझ आ गया, क्यों, क्योंकि उसमें बेसिकली प्रेशर में कोई डायरेक्शन नहीं होता, फोर्स का डायरेक्शन होता है, वो भी डायरेक्शन फिक्स्ड होता है उसका, वो भी परपेंडिकुलर वाला ही है। तो इसलिए कहा जाता है कि प्रेशर का कोई डायरेक्शन नहीं है, इस वजह से क्या है, वो स्केलर क्वांटिटी। लेकिन एक्चुअली प्रेशर एक टेंसर क्वांटिटी है। समझ आ गया। लेकिन इसके आपको चर्चे में नहीं जाना है, आपसे कोई मतलब नहीं बनता इसका। ठीक है ना। तो टेंसर क्वांटिटी एक्चुअली होता है वो। लेकिन अभी आपके सिलेबस के हिसाब से आपको क्या मार्क करना है, प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, ये आपको मार्क करना है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर प्रेशर हो गया। अब अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, चलो भाई, प्रेशर के बारे में आपको समझा दिया मैंने आपको यूनिट बता दिए, डायमेंशंस बता दिए, और आप लोगों को ये भी बता दिया कि वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्लियर है। चलो भाई, ये अपने को समझ में आता है। फिर अपन क्या करते हैं, अभी 1-2 प्रॉब्लम्स करते हैं, फिर मैं आपको डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी समझाता हूँ। ठीक है, चलिए एनसीईआरटी का एक प्रॉब्लम करा देता हूँ मैं। एनसीईआरटी का प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहला प्रॉब्लम एनसीईआरटी में दिया हुआ ही है। ये प्रॉब्लम क्या कहता है आपसे, 2 थाई बोन्स, फीमर्स, फीमर्स पता है आपको ना, थाई में होती है हमारी, थाई बोन जो होती है उसको क्या कहते हैं, फीमर्स कहते हैं। ठीक है ना। तो आपकी जो थाई बोन है, थाई बोन, उसको क्या कहते हैं, फीमर्स कहते हैं। ठीक है ना। स्ट्रॉन्गेस्ट बोन जो आपकी बॉडी में होती है वो कौन सी होती है, आपकी थाई बोन होती है। ठीक है ना, फीमर्स। ईच ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, हर एक का 2 होती है, 2 आपकी टांगे हैं, 2 टांगे में क्या होगी, 2 फीमर्स होंगी। तो एक फीमर का जो एरिया है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर बोल दिया गया है। ठीक है ना, एक का एरिया बोला है। उसके बाद क्या, सपोर्ट्स दी अपर पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी ऑफ मास 40 किलोग्राम। तो ये क्या कहता है कि ऐसा कुछ मान लो कि आपके पास ऐसे कोई पर्सन है और वो क्या कर रहा है, इस तरीके से, ये उसकी क्या है, फीमर्स है। ये क्या है, फीमर्स है। फीमर्स क्या कर रहा है, ऊपर का पार्ट जो है वो कितना उसका 40 किलोग्राम का। ये 40 किलोग्राम को ये दोनों फीमर्स मिलकर के क्या कर रहे हैं, दोनों फीमर्स मिलकर के उसको ये बैलेंस कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपसे कहता है एस्टिमेट दी एवरेज प्रेशर सस्टेन्ड बाय दी फीमर्स। समझ आ गया, कितना एवरेज प्रेशर जो है वो क्या कर रही है, सस्टेन कर रही है फीमर्स। ये आपको क्या करना है, अभी निकालना है। कैसे निकालेंगे आप, बहुत सिंपल है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट उस पर नीचे के डायरेक्शन में क्यों फोर्स लगा रहा है, क्योंकि भाई ग्रेविटी क्या कर रही है, इसको mg क्या कर रहा है, नीचे खींच रहा है।
समझ आ गया। ये तो क्या है, एरिया के परपेंडिकुलर फोर्स ही है, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, एफ परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, देखो ये दोनों क्या है, ये दोनों बेसिकली क्या है, फीमर्स पे क्या हो रहा है, इसके अपर बॉडी पार्ट क्या कर रहा है, उस पर रेस्ट कर रहा है ना। तो यहाँ पर बेसिकली फोर्स क्या होगा, mg हो जाएगा, ये फोर्स लग रहा है। एरिया का क्या करेंगे आप, एक फीमर का एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो दो फीमर्स का क्या होगा, 2 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। तो याद रखिएगा इसको 2 इंटू ए लिखेंगे आप लोग, क्लियर है, समझ में आ गया। इसको ए डैश लिख देता हूं मैं ताकि वो अलग अलग ना हो जाए, ठीक है ना। तो ये mg अपॉन 2a हो जाएगा। 2a क्यों आया, समझ आया, क्योंकि एक फीमर नहीं है, दो फीमर्स है, दोनों फीमर पे क्या हो रहा है, वो सपोर्ट हो रहा है। तो देयरफॉर जो आपका एवरेज प्रेशर बनेगा वो मास कितना है 40, जी को 10 मानता हूं मैं कैलकुलेशन पर्पज के लिए, 2 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करोगे, 10 इंटू, बताओ जल्दी से, 1 सेंटीमीटर कितना मीटर होता है, 1 सेंटीमीटर इज 10⁻²2 मीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, 10⁻4 मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, याद रखिएगा इसको, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर ना, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, -4 क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है यहाँ पर, देखो ध्यान से, तो हमारे पास क्या आ गया, अभी हमारे पास आ गया ये 0 और ये 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा, ये मेरे पास आ गया। ये ऊपर चले जाएगा तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, 10⁵ क्या हो जाएगा, ऊपर तो न्यूटन था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी क्या होगा 2 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है ना। तो ये आपका प्रेशर एवरेज आ गया 2 इंटू 10⁵ पास्कल, लगभग क्या है इसका, हाँ लगभग इसका क्या है, प्रेशर। समझ आ गई बात, क्लियर है। ये याद रखना 1 सेंटीमीटर इज 10⁻² मीटर, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है इसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या कहता है, ये आपके यूज ऑफ ब्रेन पावर में दिया हुआ है, तो वो प्रॉब्लम समझा देता हूं मैं आपको कि क्या है उसके अंदर यूज ऑफ ब्रेन पावर में। देखिए ये आपसे क्या कहता है, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है ये। उसने बोला है कुछ क्वांटिटीज को आप अश्यूम कर लो, तो मैं अश्यूम करवा देता हूं आपको। हाउ मच प्रेशर विल अ मैन ऑफ वेट 80 किलोग्राम फोर्स exerts on the ground when he is lying, और सेकेंड when he is standing on his feet। समझ में आ गया क्या कहता है आपसे सेकेंड प्रॉब्लम में, कि आपके पास एक मैन है जिसका जो वेट है ना, वेट दे दिया गया है पूरा, वेट कितना है यानी mg दिया है पूरा, वो कितना बोला है 80 किलोग्राम फोर्स, इतना दे दिया गया है, ठीक है ना, इतना बोला है उसने। और बोलता है कि वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा ग्राउंड पे, कब, जब वो क्या करेगा, लाई कर रहा है, लाई कर रहा है मतलब क्या, ऐसे ये इस तरीके से कुछ होगा, समझ में आ गया, वो इस तरीके से क्या ऐसे लाई कर रहा है। और सेकंड वाले केस में क्या कहता है, सेकंड वाले केस में स्टैंडिंग ऑन हिज फीट, मतलब क्या, अपनी फीट पे क्या है, अपनी फीट पे अपने पैरों पे खड़ा हुआ है। समझ में आ गया, क्लियर है। तो दो केसेस आपको दिए हैं, पहले वाले में क्या, जब वो लाई कर रहा है तब कितना प्रेशर होगा, और सेकंड वाले में जब अपने पैरों पे खड़ा है तब कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा ग्राउंड पे। यहाँ पर कुछ बोला गया है कि एरिया ऑफ मैन, यहाँ पर जब एरिया लिया गया, जब वो लाई कर रहा है तब उसका एरिया क्या मानो 0.6 मीटर स्क्वायर है ना, और जब वो अपने फुट पे खड़ा है, एक फुट, एक पैर का जो एरिया दिया हुआ है वो कितना बोला है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या बोलता है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है उसका एरिया। क्लियर है। चलो भाई, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं दोनों केसेस में, हम लोग क्या करते हैं उसका प्रेशर निकाल करके बताते हैं उसमें। तो पहले केस में क्या है, पहले केस में प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा भाई, एफ परपेंडिकुलर डिवाइड बाय एरिया है ना, एफ परपेंडिकुलर क्या है mg, ये जो है कन्वर्जन करना पड़ेगा, इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, इसको न्यूटन में कन्वर्ट करना, तो याद कर लो किलोग्राम फोर्स को जब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो, किलोग्राम फोर्स को जब आपको न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाइड बाय 10 करना होता है। समझ आया, क्लियर है। उसको 9.8 भी कहते हैं, लेकिन हम लोग सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या बोलेंगे 10। समझ आ गया, तो याद रखेंगे मल्टीप्लाइड बाय 10 करोगे तो किलोग्राम फोर्स न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 80 इंटू 10 करेंगे तो वो न्यूटन में कन्वर्ट हो गया। डिनोमिनेटर में एरिया कितना है जब वो लाई कर रहा है, तो 0.6 का एरिया है। समझ आ गया, मीटर स्क्वायर दिया गया है, तो मीटर स्क्वायर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई कन्वर्जन नहीं करना, ठीक है। आप उसको क्या करो, सॉल्व कर लो, आ जाओ सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, देयरफॉर प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या क्या है हमारे पास, ये 10⁻⁻1 हो जाएगा, ऊपर जाके 10⁻1 यानी ये 2 हो जाएगा, तो 8/6 इंटू 10⁻² क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा।
क्लियर हो रहा है? ठीक है, कैंसिलेशन करो, 2 4 दा 8, 2 3 दा 6 हो जाएगा, 3 1 जा पॉइंट क्या हो जाएगा 33, यानी 1.33 इंटू 10⁻³ पास्कल। ये आपका क्या है प्रेशर, जब वो क्या कर रहा है लाई कर रहा है, समझ आ गया? तो लाइंग कंडीशन में इसका प्रेशर क्या हो गया 1.33 इंटू 10⁻³ पास्कल। ये आपका क्या हो गया अप्रोक्सीमेटली लाइंग वाला प्रेशर आ गया। ठीक है, अब सेकंड वाले केस में क्या करेंगे, जब वो स्टैंड कर रहा है, जो अभी पोजीशन में मैं हूं, जब वो स्टैंड कर रहा है तब प्रेशर आपको निकालना है। तो प्रेशर क्या होगा स्टैंडिंग पोजीशन में, ये प्रेशर होगा आपका वही फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना है, जो उसका वेट है, उसका वेट कितना है, वेट दे दिया गया है, यानी क्या करना पड़ेगा 80 × 10 डिवाइडेड बाय, गलती मत कर देना यहाँ पर सीधा एरिया मत पुट कर देना, 2a आएगा। क्यों, वो एक टांग का थोड़ी है, वो अपने दोनों टांग पे खड़ा हुआ है, तो दोनों टांग का एरिया लेना पड़ेगा। ये एक टांग का एरिया दिया हुआ है, 1 फुट का एरिया बेसिकली दिया हुआ है, तो 2 × a करना पड़ेगा, यानी 2 इंटू क्या करना पड़ेगा बताओ, 2 × 80, 80 इंटू क्या 10⁻⁻⁴। समझ में आ गई बात? क्लियर है? इस तरीके से आएगा ये। तो 80 और 80 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। समझ आ गया? तो हमारे पास बचा क्या, देखो हमारे पास बचा 10, ऊपर जाएगा तो 10⁻5 और ये जाएगा 1/2, यानी कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻5, यानी 5 इंटू 10⁻⁴ पास्कल स्टैंडिंग पोजीशन में। तो बताओ ज़्यादा प्रेशर कब हो रहा है, उसकी टांगों पे ज़्यादा प्रेशर आया कब, जब वो स्टैंड कर रहा है। 5 इंटू 10⁻⁴ या 10⁻3, मतलब क्या, यही प्रॉब्लम होती है कि जब क्या होते हैं, जब लोग जो होते हैं ना, वो जो हेल्दी लोग होते हैं, वो ज़्यादा टाइम खड़े नहीं रह सकते। क्यों नहीं खड़े रह सकते, क्योंकि जब वो स्टैंड करते हैं तब क्या होता है, पूरा का पूरा भार उनका कौन संभालता है, उनके 2 फुट संभालते हैं, तो प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसी वजह से वो बार बार आराम करना चाहते हैं या बार बार लेटना चाहते हैं, क्योंकि लेटेंगे तो क्या होगा, लेटेंगे तो जो आपका फोर्स है वो तो बढ़ जाएगा, mg जो है वो क्या हो जाएगा, एरिया पे बढ़ जाएगा। अगर वो बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा, तो प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाता है, इस वजह से क्या होता है, उनको रिलैक्स फील होता है। इसी वजह से जो हेल्दी लोग होते हैं वो ज़्यादा खड़े रहना नहीं चाहते। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो ये एग्जाम्पल वही डिमॉन्स्ट्रेट करता है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो ये भी आपको समझा दिया मैंने। इसके बाद और 2 छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ, फिर हम लोग आज का सेशन एंड करेंगे और कल से हम लोग क्या करेंगे, नया पार्ट स्टार्ट करेंगे इसी में। ठीक है, क्लियर हो गया? तो दोनों प्रॉब्लम करा दिए, यूज ऑफ ब्रेन वाला, ब्रेन पावर वाला भी करा दिया, और जो एनसीईआरटी का प्रॉब्लम था वो भी मैंने करा दिया। ठीक है, चलिए आइए इसके बाद जो है बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट क्या है वो देखो ध्यान से। नेक्स्ट जो है वो है 2 बेसिक क्वांटिटीज जो आपको बार बार काम आएगी। एक होती है डेंसिटी, दूसरी होती है रिलेटिव डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट क्या बनेगा बताओ, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो ये आपका क्या है, डेंसिटी है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर हो गया? अब इसके बाद क्या है, इसके बाद अपने को कुछ डेंसिटीज को याद रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए। जैसे वाटर की डेंसिटी और आपका मर्क्यूरी की डेंसिटी, इन दोनों डेंसिटीज को आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है, क्लियर है? चलो भाई, तो डेंसिटी के बारे में आप लोग इतना बेसिक जानते होंगे, और डिटेल में मेरे ख्याल से जाने की जरूरत नहीं। मैं जा सकता हूँ और इस पर 15-20 मिनट बोल सकता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से और ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको 9th में समझ में आया होगा। तो ये तो SI यूनिट है बच्चों, है ना, SI यूनिट है। CGS यूनिट बताइए क्या होगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को ग्राम पर सीसी भी कहा जाता है, ये सेम चीज़ें हैं। समझ आ गया? तो ये क्या आपका CGS यूनिट हो गया। क्लियर है? ठीक है, चलो भाई, वाटर की डेंसिटी क्या है वो आप लोग याद रखेंगे। सिंबल में बता देता हूँ, ρ m/v, इसका क्या है, सिंबॉलिक फॉर्म है। वाटर की डेंसिटी क्या होती है, 1 ग्राम पर सीसी। समझ आ गया? अगर उसको हम लोग SI में लिखेंगे तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, और अगर मर्क्यूरी Hg की आप डेंसिटी लिखेंगे तो 13.6 ग्राम पर सीसी या फिर 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये याद करना है, बहुत काम आएगा। दिस इज एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो याद करना है, बहुत काम की चीज़ है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये याद करना। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो अच्छे से याद कर लो जो मैंने आपको ये मार्क करवा के दिया हुआ, ये और ये। ठीक है, क्लियर है? तो ये भी आपको समझा दिया मैंने। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे क्या है, डेंसिटी के बाद एक और बेसिक चीज पढ़नी जिसको कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी, वो भी आपको समझा देता हूं मैं।
तो एक बेसिक चीज़ बच गई है भी, वो बेसिक चीज़ क्या है आपका, रिलेटिव डेंसिटी बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, रिलेटिव, जब भी हम रिलेटिव लेते हैं तो रिलेटिव का मतलब होता है किसी के हिसाब से, यानी विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग। तो यहां पर भी हम लोग वही कर रहे हैं, डेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर। कोई भी मटेरियल की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करना है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो ये क्या होता है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। समझ आ गया? तो वाटर की डेंसिटी से हम क्या करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ मटेरियल डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। नो यूनिट्स, क्यू यूनिट नहीं, इसका भी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसका भी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, दोनों कैंसिल हो गया, तो कोई यूनिट नहीं होगा, कोई डायमेंशन भी नहीं होगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है? तो ये आपका होता है रिलेटिव डेंसिटी, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी मटेरियल की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से क्या करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं। समझ आ गया? शिपिंग वगैरह के मटेरियल सिलेक्ट करने में काम आता है, इसका कोई बहुत ज़्यादा तो यूज़ नहीं है, लेकिन शिपिंग वगैरह के मटेरियल यूज़ करने में काम आता है। क्यों? क्योंकि हमको ये पता करना होता है कि कौन सा मटेरियल पानी में डूबेगा और कौन सा नहीं डूबेगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर है? तो ये बेसिक चीज़ें काम आती है। फॉर्मूला याद रखो और एक इसका नाम याद रखो। इसका और एक नाम क्या है? इसका और एक नाम होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। और एक नाम क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी। जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करेंगे तब हम लोग को ये काम आने वाली चीज़। ठीक है? तो रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी दोनों सेम चीज़ है। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? तो बेसिक चीजें मैंने आपकी कवर कर ली, कुछ प्रॉब्लम्स भी करा दिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, असल मुद्दा स्टार्ट करेंगे, वेरिएशन ऑफ प्रेशर को शुरू करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बॉयंसी का पार्ट भी कराऊंगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी कराऊंगा, जो कि आपके सिलेबस में मिसिंग है। ठीक है? आप लोग बेफिक्र रहिए, जो एंट्रेंस का पार्ट है मैं बिल्कुल कराऊंगा, आप लोग बिल्कुल फिक्र नहीं करना। तो बोर्ड्स भी होगा, एंट्रेंस भी होगा, सीबीएसई भी कराएंगे, सब मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है? तो हमारी मदद करिए, अपने दोस्तों के साथ उनको शेयर करिए और अच्छे से पढ़िए। कोई डाउट होगा तो हमको बताइए। नोट्स के लिए हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, आपको सारे नोट्स अवेलेबल होंगे। ठीक है? ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।